मैं तो नमाज पढ़ रही थी तो कॉल, मेरा फोन बार बार बज रहा था, तो वो लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मेरी अम्मी अपना कुछ काम कर रही थी, फिर मैंने उनको फाइनली बताया कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। शी वाज क्लूलेस। तो वो बोली कौन सा एग्जाम तुम्हारा? मैंने कहा यूपीएससी। तो बोली वो तो तुम पिछली बार रह गई। तो मैंने कहा नहीं, अभी इस बार फिर से हुआ, दे दिया, सब कुछ हो गया। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। 9th का रिजल्ट आया था हाफ ईयरली, तो मैं सारे सब्जेक्ट में फेल थी। मैथ के नाम पे मुझे सिर्फ टेबल्स आती थी क्लास 8 तक, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। मेरे पापा फार्मर है, फाइनेंशियल क्राइसिस काफी आ गया पापा के लाइफ में। मैंने साथ में फिर जॉब स्टार्ट की प्राइवेट से। मुझे मालूम था कि मेरा इतना अच्छा फाउंडेशन नहीं है कि मैं एकदम से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लूं। जर्नी लंबी हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। मेरे बारे में भी मतलब बहुत लोग बोलते थे कि पता नहीं कहाँ है, शादी हो गई है क्या, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। रिलीजन में भी है कि पढ़ना तो सबके ऊपर फर्ज है, तो फिर ये कहाँ से आ गया कि लड़कियों को घर पे बैठना है। उनको अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। अब आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर, तो आपको भी ये प्रूव करना है कि आप कहीं भटक ना जाए। जो उसको क्रिटिसाइज करते थे आज वही बोलते हैं कि इनसे इंस्पिरेशन लो, ये देखो उन्होंने क्या किया। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। चाहे आप टॉपर रहे हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आपको सेम पैटर्न फॉलो करके सेम एग्जाम को देना है। डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा। काफी सारा गाइडेंस भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, तो नॉट नेसेसरीली कि आप डेली ही जाकर के पढ़े। तनवीर सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके चैनल के थ्रू भी आप बहुत सारा गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे जो सक्सेस आपको मिलती है ये आपकी पूरी लाइफ की जर्नी होती है। अब किसी का बैकग्राउंड कैसा रहा है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा, बट ये कि अल्टीमेटली इट इज डूएबल। एमयूआरसी में जब मैं गई थी तो सीसैट के लिए जैसे मुझे बहुत इशू हो रहा था, तो सर के आसिफ सर के जो कुछ लेक्चर्स हैं वो काफी मतलब PYQ पे बेस्ड हैं, और उन्होंने PYQ सॉल्व भी करवाए हैं उसमें। वो बहुत टाइम देते थे मतलब, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि बच्चे को समझ आ जाए। जब सीसैट क्वालिफाई हुआ तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सर के जो लेक्चर्स थे वो काफी हेल्पफुल। प्लीज़ अपनी डॉटर्स को मतलब पॉजिटिवली सपोर्ट कीजिए, उनको रोके मत। खास तौर से एजुकेशन जैसी चीज़ के लिए हम कैसे रोक सकते हैं। बहुत क्रिटिसिज्म मिला, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी जितनी भी उंगलियां लोग उनके ऊपर उठाते थे वो सब पीछे हट गई हैं, और मतलब वाकई में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करें अपनी बच्चियों को, ताकि कल को वो जाके कामयाब हो पाए। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए अपने आप। दूसरों से कंपेयर करेंगे ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपके लिए एक रेफरेंस आपने सेट कर। आप खुद को रेफरेंस मानिए, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से आगे चल के उसको इम्प्रूव करिए कि मैं पहले कैसा कर रही थी और अब कैसा कर रही हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब के मैंने 4 से 5 पेजेस के पूरे नोट्स बना लिए। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पूरा फिल्टर कर दिया था। तो उससे क्या होता था, पॉलिटी भी मेरी बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर रिवाइज हो जा रही है। बार बार मैंने उसको रिवाइज किया, तो उससे मेरा स्कोर बहुत जंप किया। मतलब दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं गुलफिजा मैम, जिन्होंने इस बार यूपीएससी CSE 2025 में 535वां रैंक हासिल किए। वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये इंटरव्यू आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। जब आप यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि हमसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चाहिए, बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं और आप गिव अप कर जाते हो। लेकिन आज की ये इंटरव्यू आपको उन सभी मुश्किलों से निकालने में मदद करेगी। आज की इंटरव्यू आप में वो एनर्जी, ऊर्जा देगी। आज की ऐसी इंटरव्यू है जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं और हम भी करेंगे। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। गुलफिजा मैम, वैसे तो मैं आपके बारे में जानता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, वो सीखें आपसे, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि हम आप तक अपने वीडियो के जरिए मोटिवेट कर सकें। आपको बता सकते हैं कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना आपके हाथ में है, और इसी बात को प्रूव किया है गुलफिजा मैम ने। गुलफिजा मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपकी लैंग्वेज क्या है और आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मीडियम मेरा इंग्लिश रहा। हम लोग जैसे गांव में रहते थे इनिशियली, तो वहाँ पे जो बेसिक स्कूल्स होते हैं गांव में गवर्नमेंट, तो 5th क्लास तक तो मेरी पढ़ाई वहीं तक हुई। उसके बाद फिर हम तहसील में शिफ्ट हो गए जहाँ हम अभी रहते हैं शाहबाद में, तो वहाँ पे 8th क्लास मैंने वहाँ से किया। तो इस दौरान मतलब मेरा जो फाउंडेशन था वो बहुत वीक था, क्योंकि बेसिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो मतलब उसके बाद 8th क्लास के बाद जैसे मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा बेहतर स्कूल में पढ़ूं, तो उस वक्त तो मतलब मेरे पापा के हालात फाइनेंशियली भी थोड़े ठीक हुए थे, तो हम मतलब मुझे बाहर स्टडी के लिए भेजा गया। तो नैनीताल में सेंट जेवियर्स स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ का टेस्ट भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, बट आउट ऑफ कंपैशन जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे अलाउ किया। और फिर वहाँ पे जब मैं गई क्लास 9th में, तो वो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। मेरा मीडियम चेंज हो गया, एंड आई रिमेम्बर कि जो मेरी फर्स्ट क्लास चल रही थी
मैथ्स की, वहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे थे सर, फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे थे और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो जब 9th का रिजल्ट आया था हाफ ईयरली, तो मैं सारे सब्जेक्ट में फेल थी, सिर्फ हिंदी में पास थी क्योंकि मुझे वो समझ आती थी। बट फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको मुझसे पूछा गया, तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरा मीडियम चेंज हुआ और जो मेरी बेसिक स्कूल से वो प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट होने का जो था ना, वो बहुत मुश्किल था ट्रांजिशन मेरे लिए। तो मैथ्स के नाम पे मुझे सिर्फ टेबल्स आती थी क्लास 8 तक या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वहाँ चल रहा था क्लास 9 में फैक्टराइजेशन, ये सब, तो वो बहुत मुश्किल था। इसीलिए फिर मेहनत करके क्लास 10th तक मैं एवरेज स्टूडेंट रही, मैंने पास किया, क्लियर पास किया, कोई बैकलॉग नहीं लगी। बट फिर भी मुझे 10th में D ग्रेड मिला मैथ्स में। तो फिर वहाँ से अब उस परफॉर्मेंस के बाद में मुझे साइंस तो मिला नहीं, तो फिर मुझे कॉमर्स मिली। वहाँ से फिर 12th में मैंने एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या करना है कॉमर्स करने के बाद में, मतलब 12th करने के बाद में। देन बचपन में थोड़ा सा अम्मी पापा से सुना था DM ये सब के बारे में, तो वहाँ से मुझे आइडिया था कि हाँ, कुछ सिविल सर्विसेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक है फील्ड, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट जागा था। बट क्लास 12 के बाद जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो फिर ग्रेजुएशन में मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट उस हिसाब से चूज किए थे, जैसे ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया और फिर सब्सिडियरी में सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी लिया। पर फिर भी ये था कि कब तैयारी करूंगी वो मुझे नहीं पता था। बस ये था कि ठीक है, करूंगी सिविल सर्विसेज। आफ्टर माई ग्रेजुएशन क्या हुआ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी आ गया पापा के लाइफ में, और मुझे मेरा मास्टर्स में जैसे हुआ था सिलेक्शन MA इकोनॉमिक्स जामिया में, पर वो मैं नहीं ले पाई एडमिशन। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे वो जानते हैं ये बात कि मतलब मैं बहुत परेशान थी, और मेरा MA इकोनॉमिक्स में मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे दिल्ली बाहर रहना पड़ रहा था, वो थोड़ा कॉस्टली हो रहा था। तो फिर मैंने वो स्किप किया, अब मेरा साल वो ड्रॉप हुआ, लेकिन मैंने साथ में फिर जॉब स्टार्ट की प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट जॉब की आपने? जी, क्योंकि मैं घर नहीं गई, मतलब मुझे ये था कि घर जाकर क्या करूंगी, वहाँ पे तो कुछ नहीं था। तो फिर आई रिमेम्बर कि जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो 7,000 पर मंथ, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर लेटली मतलब कुछ एक जॉब दिल्ली में कर रही थी या कहाँ? दिल्ली में ही जी। तो फिर थोड़ा एक बेहतर कंपनी मुझे मिली जहाँ पे मुझे थोड़े सही सैलरी में, लाइक 24-25,000 तक मैंने काम किया नेहरू प्लेस में। तो वहाँ पे भी जो मेरे डायरेक्टर थे वो मुझसे यही बोलते थे कि तुम यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, तुमको कुछ और करना चाहिए। आपके वो जो डायरेक्टर थे, मैनेजर थे वो? जी। तो मुझे फिर उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि जैसे मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी। और फिर ये था कि मतलब मुझे खुद भी मजा नहीं आ रहा था, जो मेरी पर्सनैलिटी थी, जो पोटेंशियल था, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो फिर मैंने फाइनली, जब लॉकडाउन भी लग गया था तो हम लोग को वैसे भी सबको घर जाना पड़ा, वहाँ फिर मैंने सोचा, बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और देन आई डिसाइडेड कि अब UPSC करना है। मैंने शुरुआत में बताया ना कि मैम की कहानी बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है। जितने बच्चे हैं, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ी और एकेडमिक ठीक ठाक था, बट स्ट्रगल करी, फाइनेंशियल बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उन सबको पीछे रखते हुए मैम आज यहाँ पे हैं। तो मैम जब कर सकती हैं तो आप सभी लोग कर सकते हो, यही हम चाहते हैं। तो आप इस प्रोसेस में आए, तो शुरुआत में कैसे क्या चैलेंजेस रहे? सर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जो भी मेरी लाइफ थी, स्पेशली मेरी मदर जो है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो हमेशा यही बोलती हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है अगर आपका मतलब जज्बा है तो वो चीज़ मैंने हमेशा यकीन की। और जो भी हम जैसे मूवीज़ में भी देखते हैं कि अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, बट उनको हैप्पी एंडिंग्स। तो वहाँ से मैं मतलब पॉजिटिव चीज़ें मैं बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मेरा यही मानना था कि मैं मेहनत करूँगी, मुझे पता है कि डिफ़िकल्ट है। आई रिमेंबर कि जब मैं स्टार्ट करने वाली थी, मुझे पता था कि मैं लास्ट अटेम्प्ट तक भी इसमें जा सकती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे मालूम था कि मेरा इतना अच्छा फाउंडेशन नहीं है कि मैं एकदम से फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल लूँ। तो बस ये था कि मेहनत जितनी भी हो सकती है वो मैं करूँगी, क्योंकि सर जिस स्कूल में मैं गई थी 9th में, वहाँ पे मैं फेल हुई थी बाकी सब्जेक्ट्स में, बट 12th में मैं वहीं से टॉपर बन के निकली। तो मुझे ये पता था कि हाँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, और ये भी भरोसा था कि जब मेहनत आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। सपने देखने जरूरी है, कि जब तक आप सपने नहीं देखोगे तो उसको पूरा करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। जब आपने ये सपने देखे तो घर वाले क्या बोले आपको कि गुलफिजा क्या सोच रही है तू, इतने बड़े सपने क्यों देख रही है, या फिर क्या रहा उनका रिएक्शन और उसके बाद सपोर्ट क्या रहा? सर मैं सच बताऊं तो मेरे घर में इस एग्जाम के बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जैसे मेरे तो आपने कन्विंस कैसे किया? पापा को बताया हुआ कि हाँ, ये है कि जैसे मैंने उनको बताया कि मैं ये कर रही हूँ, ये UPSC मुझे करना है। एंड सबसे अच्छी बात है, मेरी
फैमिली की कि उन्होंने कभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा ये सब नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। पहली बात उनको खुद को भी ज़्यादा नहीं पता था। तो यूपीएससी क्या होता है ये मेरे पेरेंट्स को पिछले साल पता चला है जब मैंने इंटरव्यू स्टेज पे पहुंची हूँ, वरना उनको ये पता था कि हाँ कोई जो वो डीएम जिससे बनते हैं वो तैयारी ये कर ली। तो उसके लिए जितना भी इमोशनल सपोर्ट होता था, फाइनेंशियल भी जितना उनसे हो सकता था तो वो करते थे मतलब, लेकिन कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाई और उनको ही पता था कि हमारी बच्ची मेहनत करती है तो जो कर रही है ठीक ही कर रही है। तो ये था। अब इस साल तो मैंने वहाँ बताया ही नहीं था घर पे कि मैं मेरा प्री हो गया है, मेंस हो गया है, सीधे फाइनल रिजल्ट के बाद। अरे वाह, मतलब ईद की बहुत बड़ी खुशी, मतलब डबल, मतलब ये तय है। मैम एक ऐसी जगह से आप आते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, खासकर लड़कियों को पढ़ाने के बारे में पेरेंट नहीं सोचता है, लेकिन आपने ये हिम्मत की, आपने वो जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने की कोशिश की। तो आपकी तरफ से उन सभी लड़कियों के लिए क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहते हैं जो सच में करना चाहती हैं लेकिन सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर, वो नहीं कर पाती हैं? जी ये बात सच है सर कि मतलब सोसाइटी के प्रेशर में बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। और जब मैं भी घर से बाहर रह रही थी अभी काफ़ी टाइम तक, तो मेरे वहाँ पर भी जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे मेरे बारे में भी मतलब बहुत लोग बोलते थे कि पता नहीं कहाँ है, शादी हो गई है क्या, इस टाइप से। और जैसे कई बार तो वहाँ के जो लोग थे वो इस तरह से बाकायदा मतलब सोशल सेटिंग्स में बैठकर इस तरह की बातें करते थे कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए और लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों के पेरेंट्स को ये अपील करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी फैमिली ने अगर मुझे उतना फ्रीडम नहीं दिया होता तो शायद मैं भी बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। तो जो उनकी फैमिलीज है ये उनको समझना चाहिए कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है आज की लाइफ में, क्योंकि अदरवाइज आप एक महदूद होकर रह जाते हैं अपने घर की जिंदगी में। और फिर वो लड़कियां आफ्टर मैरिज बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना और एकेडमिक आपका स्ट्रांग होना ये बहुत ज़रूरी है। और इवन इफ रिलीजियस एंगल से भी देखें तो हमारे रिलीजन में भी है कि पढ़ना तो सबके ऊपर फर्ज है, तो फिर ये कहाँ से आ गया कि लड़कियों को घर पे बैठना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है जो भी रूरल एरियाज में, वहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनको अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। और उन लड़कियों को भी मैं बोलूँगी कि जब आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करें सोसाइटी से लड़के, तो आपको भी ये प्रूव करना है कि आप कहीं भटक ना जाए, आपको भी उनका सर ऊंचा करना है, बराबर मेहनत करती रहनी है ताकि आप कुछ बन करके निकलें और आप भी एक एग्जाम्पल सेट कर पाए और बाकी पेरेंट्स को भी हिम्मत मिल पाए कि जब इनकी बच्ची कर सकती है तो हमारी भी। क्योंकि आज मेरे एरिया में वही लोग जो उसको क्रिटिसाइज करते थे आज वही बोलते हैं कि इनसे इंस्पिरेशन लो, ये देखो उन्होंने क्या किया है। तो मैं इसी पे आ रहा था, आप क्या वो सोचते हैं, किस तरह से जैसे आप गए इधर, किस तरह से वेलकम किया लोगों ने? सुबह से शाम काफी सारे लोग आ ही रहे थे डेली, और काफी रिलेटिव्स भी जो मतलब पहले उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे या उनको नहीं अच्छा लगता था, बट अब वो भी सब लोग कि नहीं हमें तो पता था कि आप कर लेंगे, हमें तो पता था कि आप कुछ अच्छा ही करेंगी। तो ये है कि लोगों का परसेप्शन एकदम चेंज हो जाता है। बट मैं वही बोलना चाहूंगी उन लोगों से भी कि एक तो कोई अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दें, उसको बहुत ज़्यादा ताने मारकर परेशान ना करें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन किस स्ट्रगल्स को फेस कर रहा है लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको परेशान ना करें, बल्कि सपोर्ट करें, एक सपोर्ट सिस्टम बने। देखिए मैम ने बोला परसेप्शन चेंज हो गया, यही चाहिए और यही मैं करना चाह रहा हूँ और यही करता रहूंगा। बदलाव जरूरी है। और मैम जैसी जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, जब तैयारी कर रही थी तो क्रिटिसिज्म थी, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही है। हम लड़ेंगे नहीं किसी से, हम किसी से बातें नहीं करेंगे, किसी से बहस मुवाजा नहीं करेंगे, उनको हम जवाब ऐसे देंगे जिस तरह से मैम ने दी। मैम भी बताइए कहाँ तक पहुंची थी, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, कहाँ कितनी प्री, कितनी मेंस, देन इंटरव्यू, कैसे रहा? सर प्री मेरा 3 बार रुक गया, मतलब 3 अटेम्प्ट तक मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। और पहले दूसरे में तो मुझे भी मालूम था कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ रही थी यूट्यूब वगैरह से देख के, तो मैं दुआ भी नहीं मांगती थी अपने लिए कि मेरा होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद अभी मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मेरा हो जाए फिर। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की प्रीलिम्स पे ख़ास तौर से, जीएस पे काम किया, सीसैट फिर रुक गया उस साल मेरा 23 में, तो फिर 24 में जीएस और सीसैट दोनों को इक्वल टाइम दिया और बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेडली उसको फॉलो किया, सब चीज़ों को अपनी रिवीजन किए मल्टीपल। तो फिर 4th अटेम्प्ट में जाके पहला मेरा प्रीलिम्स निकला। तो मेंस पे इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैंने किया था, तो मेरा पहला मेंस था वो क्लियर हो गया जी। फिर मैं इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंची तो मुझे लगा कि अब शायद मैं बाहर निकल जाऊंगी इस साइकिल से। वो भी एक नया चैलेंज था कि वहाँ से वापस आना, फिर 0 से स्टार्ट करना। तो फिर
फाइनल में नहीं रहा, मेरा कुछ मार्क्स से रहे, 1 मंथ ही बचा था अगले प्रीलिम्स के लिए जब फाइनल रिजल्ट आया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं दूं अटेम्प्ट या ना, बट फिर भी मैंने दिया तो थैंकफुली हो गया। और फिर अब इस साल तो पता ही नहीं चला, जल्दी जल्दी सब कुछ होके फाइनल भी क्लियर हो। नहीं, आप जब इंटरव्यू के बाद भी नहीं हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मायूसी थी तो होगी, डिमोटिवेशन थी तो फिर सोचा कि छोड़ देते हैं, ऐसा लगा क्या? गिव अप करने का मन में आया था क्या? सर गिव अप करने का मन में नहीं आया, क्योंकि यही मैं सुनना चाह रहा हूँ, गिव अप नहीं करना बच्चे। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, जब मैं पहला ही अटेम्प्ट देने के लिए सोच रही थी तो मैंने जब इरादा बना लिया था कि मुझे लास्ट तक जाना पड़ सकता है, तो वो ऑलरेडी मेरे माइंड में था। तो जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ना है, ये तो मुझे था। तो इसीलिए 5th अटेम्प्ट भी आया तो दिया, और थैंकफुल। बिल्कुल, बहुत बड़े। मैम, इस बार एक्सपेक्ट कर रही थी आप रिजल्ट, कैसा लग रहा था? क्योंकि पिछली बार तो जी सर बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैं थोड़ा सा मतलब ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या वैसे नहीं थी। मतलब मैंने हमेशा अपने आप को बहुत नीचे रख के सोचा है कि ठीक है, मुझे और काम करने की जरूरत है। और तो अभी भी यही था कि कभी ख्याल आता भी था कि शायद इस बार हो जाएगा, लेकिन पिछली बार को सोच के मैं सोचती थी कि नहीं, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि मैं प्रीलिम्स के लिए थोड़ा तैयार करने लग गई थी। अच्छा। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, चाहे आप टॉपर रहे हो चाहे आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आपको सेम पैटर्न फॉलो करके सेम एग्जाम को देना है। तो इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, और एंट्री लेवल भी सबके लिए सेम है। तो कोई यहाँ पे प्रेफरेंसेस या स्पेशल किसी के लिए प्रिविलेज नहीं है कि ये अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से है तो कोई ये। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स बहुत ऐसे जगह से निकलते हैं जो कि पहले काफ़ी एवरेज रहे थे और काफ़ी फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से आते। रही बात फाइनेंसेस की और दिल्ली जाने की, तो सर मुझे लगता है कि जैसे यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अब आ गई हैं और काफ़ी सारा गाइडेंस भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। तो नॉट नेसेसरीली कि आप दिल्ली ही जा करके पढ़ें, बस ऐसा इन्वायरमेंट आपको चाहिए जहाँ पे आप मोटिवेटेड रहें, फालतू चीज़ों से दूर रहें और आपका टाइम यूटिलाइज कर पाए। तनवीर सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके चैनल के थ्रू भी आप बहुत सारा गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे जो सक्सेस आपको मिलती है ये आपकी पूरी लाइफ की जर्नी होती है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको 1-2 साल में जो आपने तैयारी की वो मिल गया। अब किसी का बैकग्राउंड कैसा रहा है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा, बट ये कि अल्टीमेटली इट इज डूएबल। ये नहीं सोचना है कि हो नहीं सकता। घर के बारे में, फैमिली के बारे में, घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फार्मर हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम तक उन्होंने बिजनेस किया था छोटा मोटा, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल शट डाउन हो गया, तो फिर फार्मिंग में ही वो आ गए। अम्मी होम मेकर हैं, मतलब घर पे। भाई? जी 2 भाई हैं, एक मुझसे छोटा भाई है, एक बड़े भाई हैं, तो वो किसी एक शॉप पे काम करते हैं। मैम, ये रिजल्ट जब आई तो आप घर में बताया था? आपको पता कैसे चला था? आपने खुद से देखा था? नहीं सर, मुझे पता था कि रिजल्ट आने वाला है, बट मेरे घर पे किसी को नहीं पता था, तो मैं इसीलिए घर चली गई थी और वहाँ पे बस अंदर ही अंदर मुझे फील हो रहा था। आप घर पे ही थी जब रिजल्ट आया था, राइट? तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने पहले देखा, मतलब मैं तो नमाज पढ़ रही थी तो कॉल, मेरा फोन बार बार बज रहा था। फिर जैसे ही मैंने देखा तो वो लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो मेरी अम्मी अपना कुछ काम कर रही थी और फिर मैंने पहले तो रोल नंबर चेक किया, अपना नाम चेक किया, फिर मैंने उनको फाइनली बताया कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। एंड शी वाज क्लूलेस, तो वो उनको पता ही था कि अटेम्प्ट दिया नहीं है। तो मैंने अच्छा, आपने बताया नहीं था, राइट? जी देखो, तो वो बोली कौन सा एग्जाम तुम्हारा? मैंने कहा यूपीएससी। तो बोली वो तो तुम पिछली बार रह गई। Correct, तो correct. मैंने कहा नहीं, अभी इस बार फिर से हुआ, दे दिया, सब कुछ हो गया। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। माँ बाप जो है ना, वो सबसे कीमती चीज होते हैं हर बच्चों के लिए। जो गुलफसा मैम ने मेहनत की, इनकी तपस्या कहो, हार्ड वर्क कहो, ये सारी मेहनत उस वक्त कैश हो जाती है जब आपके पेरेंट्स के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और ये गिफ्ट, बहुत बड़ी गिफ्ट गुलफिशा मैम ने अपने पेरेंट्स को दिया, और मैं चाहता हूँ हर बच्चियां ऐसा करें ताकि एक चेंज, बदलाव आ सके। हर कोई जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला होता है ना, वो ये सोचता है कि हम सिर्फ आइडिया लेने के लिए दे देते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स, कि आपके पास 6 ही अटेम्प्ट है, तो वो कब गुजर जाते हैं आपको पता नहीं चले। तो पहला अटेम्प्ट मैंने भी यूट्यूब से कुछ बुक्स मंगाई और बस देख लिया कि हाँ ये वाली बुक पढ़नी होती है, और कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए बिल्कुल। और सी सेट तो मुझे किसी ने बोला था, मेरे फ्रेंड ने, कि वो तो बस आप 10 दिन पहले देखना तो हो जाएगा। तो मैंने एक्चुअली 10 दिन पहले सिर्फ सी सेट के देखा, PYQs वगैरह, एंड देन आई रियलाइज कि ये तो मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं होगा, बट फिर भी मैंने अटेम्प्ट दे दिया। और उसमें वही था कि मैं नहीं क्लियर कर पाई, GS भी रह गया, सी सेट भी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तो सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे मतलब मैंने कुछ एक प्रीलिम्स के लिए कुछ लेक्चर्स देखे, तो
उस लेक्चर से मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने नोट्स बनाए, लेकिन अब ये था कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई ठीक, तो बिना रिविजन किए मैंने दे दिया और सी साइड पे भी बहुत काम नहीं किया, तो अगेन दोनों सब्जेक्ट में मैं फेल थी। अभी AMU RCA में जब मैं गई थी तो वही था कि मेरा 3rd अटेम्प्ट था। सी साइड के लिए जैसे मुझे बहुत इशू हो रहा था, तो सर के आसिफ सर के जो कुछ लेक्चर्स हैं वो काफ़ी मतलब PYQ पे बेस्ड हैं और उन्होंने PYQ सॉल्व भी करवाए हैं उसमें, तो और वैसे भी सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि मैं जब वहाँ पे रहती थी मुझे कोई भी क्वेश्चन आसिफ सर था, जी, तो फिर मैं वहाँ पे जाके पर्सनली उनसे वो बोलते थे कि बता देना, तो मैं मिलती थी और जाके कोई भी क्वेश्चन होता था तो वो बहुत टाइम देते थे मतलब, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता था कि बच्चे को समझ आ जाए। तो काफ़ी क्वेश्चंस थे जो जैसे रीजनिंग के, स्पेशली कैलेंडर क्लॉक और परमिटेशन कॉम्बिनेशन के भी, वो मेरे मतलब वहाँ से काफ़ी क्लियर हुए। और जब सी साइड क्वालिफाई हुआ तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सर के जो लेक्चर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। मैम यू आर द ओनली डॉटर इन योर फैमिली राइट? नहीं, वी आर 4 सिस्टर्स, तो अच्छा, 4 sisters। बहन भाई आप सबसे छोटी हैं? जी, सिस्टर्स में। बाकी सिस्टर की शादी हो गई? जी। ओके, तो मतलब अब घर में आपकी बारी है, कैसा तो नहीं पेरेंट्स अब बोलना शुरू कर बेटी आप शादी कर ले? नहीं, अभी भी नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम अपना जॉब करो, जैसे भी मन हो और उस हिसाब से देख लेंगे। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपनी डॉटर्स को मतलब पॉजिटिवली सपोर्ट कीजिए, उनको रोके मत। ख़ास तौर से एजुकेशन जैसी चीज़ के लिए हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब वो तो सबका राइट है कि उनको एजुकेशन मिले और अच्छी एजुकेशन दीजिए ताकि वो काबिल बन जाए और वो आपको भी सपोर्ट करें आपकी लाइफ में, तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जैसे मेरे पेरेंट्स से मैं बोलूँगी कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद कभी स्कूल नहीं गए और वो खुद ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे मतलब सिर्फ खेती किसानी और मतलब अनएजुकेटेड ही है ज़्यादातर पॉपुलेशन, तो उसके बाद भी पूरी फैमिली से अलग होके, ख़ानदान से अलग होके उन्होंने अपने बच्चों को और ख़ासतौर से लड़कियों को पढ़ाया, बाहर भी भेज दिया, बहुत क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन अल्टीमेटली जो भी उनकी मेहनत थी, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जितनी भी उंगलियां लोग उनके ऊपर उठाते थे वो सब पीछे हट गई हैं और मतलब वाकई में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करें अपनी बच्चियों को ताकि कल को वो जाके कामयाब हो पाएं। और बच्चियों के लिए यही बोलूँगी कि आप लोग बस मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है वो बना के रखें और बस चलते रहें, मेहनत करें, फेलियर के बाद भी बार बार खड़े होने की कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए। और दूसरों से कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, किसके पास क्या है। बहुत बार लोगों को यही लगता है कि अरे उनके तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है या वो बड़े अच्छे घर से आते हैं तो शायद वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब तक आप दूसरों से कंपेयर करेंगे ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपके लिए एक रेफरेंस आपने सेट कर, आप खुद को रेफरेंस मानिए, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से आगे चल के उसको इम्प्रूव करिए कि मैं पहले कैसा कर रही थी और अब कैसा कर रही हूँ। और मेरा यही सक्सेसिव अटेम्प्ट में यही फॉर्मूला रहा है कि अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से मैंने अभी कैसा परफॉर्म किया है। तो उससे क्या है कि नेगेटिविटी, एंजाइटी या फिर लो कॉन्फिडेंस या फिर डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, तो क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल है, उसका बेस्ट यूज़ कीजिए रिसोर्सेज का एंड होपफुली यू विल मेक इट। इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, बट मैं रुकना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जितनी भी मेहनत होगी मैं उस 2.5-3 महीने का जो पीरियड होता है मैं उसमें करूँगी। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे खास तौर से, जैसे एथिक्स हो गया, एसए हो गया, GS2 हो गया, ऑप्शनल हो गया, मैंने इन पे फोकस किया और थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब सभी को फोकस किया। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा स्कोर था पिछले बार से सारे ही सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुआ, मतलब किसी में कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भी जंप नहीं हुआ किसी में, बट ये था कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, इंटरव्यू में भी थोड़ा और इम्प्रूव हुआ। तो वो कंबाइंडली जो था ऐसा हुआ कि वो लिस्ट में नाम था मेरा। जी मैम, ये AMU RCA देन जामिया RCA अत्या, इन सब से क्या फायदा हुआ? सर RCAs मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, स्पेशली अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और जगह नहीं है और अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप पीसफुली पढ़ पाएँ, तो RCA का उसमें बहुत रोल है। जैसे जामिया में भी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, डाइनिंग फैसिलिटीज़ और बहुत अच्छा गाइडेंस, पीयर ग्रुप है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है। AMU में जैसे मैं AMU गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीसफुल और एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट चाहिए था, वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी स्लो है और दिल्ली में बहुत फास्ट है, तो यहाँ पे कई बार लोग ना कंपैरिजन या इस चक्कर में थोड़े डाउन हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे। तो AMU में मुझे क्या था कि पहले भी मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी AMU से, तो वहाँ से फेमिलियर थी और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मुझे अपना प्राइवेट एक स्पेस मिला, सुकून से मैंने अपने ऊपर काम किया। और फिर वहाँ पे जो डेली एक्सरसाइज होती थी, जैसे टेस्ट वगैरह होते थे, और जो भी सर, जैसे सबलू सर थे वहाँ पे, आसिफ सर थे, उन लोगों की गाइडेंस, या कई बार ऐसा होता था कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, लग रहा है कि नहीं होगा, बट वो लोग बहुत सपोर्टिव
थे, मतलब इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने। ये कहूंगी कि मैंने एक चीज प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंटली की थी, जो कि मेरे फ्रेंड ने एक मुझे एडवाइस दी थी कि मेरे साथ क्या होता था कि रिवीजन किया, मल्टीपल रिवीजन किया पूरे सब्जेक्ट का या पूरी बुक उठाई, तो बाद में क्या होता था कि भूल जाती थी, एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी तो कॉमन है मैम, बहुत बच्चों के साथ होता है। जी, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता था जबकि वो मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक होता था। तो देन माय फ्रेंड एडवाइस कि तुम जो है बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने लॉन्ग नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको 4 से 5 पेज में ऐसे कर लो कि एक सब्जेक्ट तुम्हारा आ जाए। तो मैंने हर सब्जेक्ट का लाइक 1.5 महीने में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब के मैंने 4 से 5 पेजेस के पूरे नोट्स बना लिए। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो फिल्टर कर दिया जी पूरा फिल्टर कर दिया था, जहां से एमसीक्यू बन सकता था वही मैंने 4 से 5 पेजेस में उतार लिया था। तो उससे क्या होता था, पॉलिटी भी मेरी बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर रिवाइज हो जा रही है। बार बार मैंने उसको रिवाइज किया तो उससे मेरा स्कोर बहुत जंप किया, मतलब मुझे चीजें याद रहने लगी क्लैरिटी के साथ में, कंफ्यूजन खत्म हो गया और इसीलिए मतलब स्टैटिक मेरा काफी स्ट्रांग हो गया था। तो ये एक्सरसाइज बाकी बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल। इनफैक्ट सर लास्ट ईयर जब 1 महीना था प्रीलिम्स में तो मैंने सिर्फ उन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ा था बार बार, अच्छा। और तब भी कंफर्टेबली इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो ये बहुत बड़ी टिप्स है आप सभी के लिए। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू पसंद आया होगा आपको। पसंद इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि आपने जरूर बहुत कुछ सीखा होगा, और हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह की वीडियोस, इंटरव्यूज आप सभी के लिए लेके आए। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं हमारे चैनल पे। और जैसा मैंने कहा, हम गाइड करते हैं बच्चों को ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, अदर थिंग्स। और ये जो स्टोरी थी गुलफशा मैम की, ये कहीं न कहीं आप सभी के लिए एक सबक है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट एस्पिरेंट, एट द सेम टाइम फॉर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, कि बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। जैसा कि मैम ने बताया कि कौन बच्चा क्या कर लेगा, उसमें क्या काबिलियत है, वो इवन पेरेंट्स को नहीं पता है, तो उन्हें मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मिले ना दोबारा, वही वाली बात है। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक एंड गॉड ब्लेस यू। यू।